हेलो एवरीवन, एनआईएसएम वीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन बार बार आते हैं। आइए इसे समझते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी किस ट्रांजैक्शन पर लगता है? परचेस ट्रांजैक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, परचेस ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, रिडम्पशन ट्रांजैक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, रिडम्पशन ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका करेक्ट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन यानी सेल पर ही लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है, यानी डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी नहीं लगता है। और एसटीटी का जो चार्जेस है 0.001% है। गोल्ड प्राइस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर। गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है? गोल्ड सेविंग फंड, गिल्ड फंड्स, गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड्स डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। गोल्ड प्राइस 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रोक्स 10% के आसपास हो सकता है, इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? एन एडेंडम मस्ट एक्कम्पनी द स्कीम। एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू या नन ऑफ द अबव आर ट्रू? तो इसमें बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू आंसर होगा, क्योंकि एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्परेरी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस या अपडेट आता है, जैसे कि फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का ही पार्ट होता है। ये किम के साथ एक कंपनी करता है, ये इंटरिम अपडेट्स बताता है। तो ये 3 पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं? ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन, प्लेज या स्विच? आइए इसके आंसर को समझते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन एंड प्लेज। ट्रांसमिशन का क्या मतलब हुआ? इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट, लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना। इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता, इसीलिए ट्रांसमिशन नॉन फाइनेंशियल में आएगा। नॉमिनेशन क्या होता है? इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता है। प्लेज क्या होता है? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना। यूनिट सेम रहते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाता है, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएंगे। ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन एंड प्लेज। स्विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि स्विच में रिडम्पशन भी होता है, परचेज भी होता है। फंड ए से रिडीम होता है, फंड बी में इन्वेस्ट होता है। Which of these are considered as institutional group of investor? इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ग्रुप में आते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआई, हिंदू अनडिविडेंड फैमिलीज एचयूएफ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एचएनआई, कंपनीज। तो ये ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर कंपनीज होगा। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये लोग पर्सनल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एनआरआई हो गया, एचयूएफ हो गया, एचएनआई हो गया, रिटेल इन्वेस्टर हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज होते हैं जो कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी जैसे पेंशन फंड्स, ये हो गए। For a value fund, the minimum investment in equity and equity related instrument is 50% of the total assets. State whether true or false. वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए इसे समझते हैं।
वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट्स, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या होता है? वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, उससे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in mutual fund scheme. He has to give the request for purchase, specifying the मिस्टर अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता? यूनिट्स ही वांट्स, अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, या लॉट्स ही वांट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनएवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। इसे एग्जांपल में समझते हैं। अगर अमित इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए और एनएवी है 20 रुपीज, तो यूनिट उसको मिलेंगे 10,000 डिवाइड 20 यानी 500 यूनिट्स। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनएवी क्या होगा, कट ऑफ टाइमिंग के बाद ही एनएवी डिसाइड होता है, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। Which of the following is true for unclaimed dividend in mutual fund scheme? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड अनक्लेम्ड रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. The responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with the distributors in a dividend plan. The responsibility for ensuring that the dues are claimed lies solely with the investor. आइए इसके आंसर को समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर टू क्लेम देयर ड्यूज। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस मॉक टेस्ट को समझिए और रिवाइज कीजिए। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है। एएमसी इन्वेस्टर को लेटर्स या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है। एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंडर भेजना चाहिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए। ये एएमसी का इंपॉर्टेंट काम है। एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है? एएमसी को बताना होता है एनुअल रिपोर्ट में कि कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है, कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया है। When a mutual fund distributor impanel with an AMC, he has to sign a declaration for। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? डिक्लेयरिंग द रिबेट्स गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, इंश्योरिंग दैट all employees who are selling mutual fund will have more than one ARN code, guarantee of adding a minimum of 25 investor every month, कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। आइए इसके आंसर को समझते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। जब इन्वेस्टर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एमफी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। रॉन्ग ऑप्शन क्यों गलत है? इन्वेस्टर को रिबेट देना अलाउड नहीं होता है। एम्प्लॉय का मल्टीपल एआरएन कोड्स नहीं हो सकता। 25 इन्वेस्टर पर मंथ का कोई रूल नहीं है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग और 3 रॉन्ग है, सिर्फ 4 ही करेक्ट है। While giving the mutual fund units for repurchase, the distributor should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor portfolio। जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ और किस चीज का इंपैक्ट कंसीडर करना चाहिए? बेटा, एंट्री लोड, एग्जिट लोड या शार्प रेशियो? तो इसका करेक्ट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करते हैं तो दो चीजें उनके रिटर्न को अफेक्ट कर सकती है। पहला हो गया कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा हो गया एग्जिट लोड।
एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एएमसी रिडम्पशन के टाइम चार्ज करती है। यूजली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट रिडीम करता है। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू द इन्वेस्टर पीरियोडिकली, फंड फैक्ट शीट, द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। आइए इसके आंसर को समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI, साइन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साई में डिस्क्लोज करना होता है। साई क्या होता है? साई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस और इन्वेस्टर सर्विस। तो इसी के साथ ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। अगर आपको ये मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 और 2026 के रिपीटेड क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।